वेलकम बैक स्टूडेंट, वन मोर टाइम। लास्ट टाइम 7.1 ऑलरेडी ओवर हो चुका था, लेकिन एक क्वेश्चन था जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में आपने ये भी पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल होता है किसके, मीन के इक्वल होता है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन था, वेरिएंस था, बट वो जो भी 7.1 आपने किया था वो किसके लिए था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू मीन। वैसे तो ये आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट ऑन द नॉलेज बेसिस आपको ये बताना ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन के कैसे इक्वल होगा। जैसे मीन ये एरिथमेटिक मीन कहिए आप, एरिथमेटिक मीन आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसको समझने के लिए। चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 कॉइन का। 3 कॉइन आर टॉस्ड। क्या टॉस कर रहे हैं आप? 3 कॉइन को क्या कर रहे हैं आप? टॉस कर रहे हैं। तो जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? सैंपल स्पेस लिखेंगे आप, सैंपल स्पेस। ओके, NS इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो गया? 3 कॉइन के लिए हो गया। अब कंसिडर करिए कि जो आपका x है, x यानी क्या, जो आपको फाइंड आउट करना है, आपको जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। यानी हमको यहाँ पे क्या चाहिए? नंबर ऑफ हेड्स चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? 0 टाइम हेड्स है। इन सब केस में 1 टाइम हेड है, यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे 3 टाइम। तो x की पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, 2 होगी यहाँ पे। अब अगर हमने यहाँ पे क्या बना दिया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। चलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होगा? x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका? px आएगा या pi कह लीजिए, एक ही बात है। x की वैल्यूज़ क्या है? 0, 1, 2। 0 कितनी टाइम अकर हो रहा है? देखिए 0, 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पे कितने टाइम हेड आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है। तो ये x है, ये pi 0, 1, 2, 3 वैल्यू है इसकी। अब सिमिलर pi की वैल्यू देख लीजिए, pi क्या क्या है? तो यहाँ पे देखिए 0 कितनी टाइम अकर हो रहा है? 1 टाइम अकर हो रहा है। 1 कितने टाइम आ रहा है? 1 हेड 3 टाइम्स। 2 हेड देखिए, 2 हेड यहाँ पे 2 हेड है, ये भी कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। 3 हेड कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम आपका यहाँ पे आ रहा है 3 हेड्स। बट ये तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इन सबको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आप आगे जानते हैं कि ये xi कंसिडर कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे xi pi आप करेंगे। तो xi pi में आप क्या करेंगे? दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 0 हो गया, ये क्या हो गया आपका? 3/8 हो गया, ये कितना आएगा? 6/8 आ जाएगा, और ये 3/। फिर वही अगर टोटल कर ले आप तो टोटल में देखिए 3, 6, 9, 9, 3, 12, यानी 12 क्या आएगा आपका? 8 आ जाएगा। और यही एक्सपेक्टेड वैल्यू भी यही होता है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? समीशन। अब 12/8 को अगर कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा? 1.5 मिलेगा। ये तो चलिए जर्नल था, जैसे ये यहाँ पे क्या था, जैसे आपको करना था फॉर्मूले के बेसिस पे। बट यहाँ पे मीन देखिए, अब हम मीन जैसे 9th स्टैंडर्ड में मीन को फाइंड आउट करते थे वैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए 0 हेड देखिए सबसे पहले आप। 0 हेड किधर है? 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। 1 हेड कितने टाइम्स आ रहे हैं आपके? 3 टाइम्स। मान लीजिए हमने क्या किया? टॉस किया तो सबसे पहले हमको क्या मिला? 0 हेड मिला। उसके बाद क्या मिला? 1 हेड मिला। कितने टाइम 1 हेड मिला? 3 टाइम्स मिला। उसके बाद क्या मिला आपको? तो हमको यहाँ पे 2 हेड्स मिले। कितने टाइम्स मिले? वो भी 3 टाइम्स मिलेंगे। 3 हेड कितने टाइम मिलेगा? 1 टाइम मिलेगा। अब अगर आप इसको मीन अगर आपको इसका फाइंड आउट करना है मीन, तो हम मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे? सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जितने नंबर होंगे उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबको आप क्या कर लेंगे? यहाँ पे प्लस कर लेंगे। और टोटल कितने नंबर है? ये 8 है। 8 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखिए कितने हो जाएंगे? 3, 2, ये 6, 9, ये भी कितना आएगा? 12/8। और जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 आ जाएगा आपका।
तो अगर आप ऐसे मेथड से करेंगे तो अभी भी आपको 1.5 मिल रहा है, अगर ये मेथड से कर रहे हैं तो भी आपको क्या मिल रहा है, 1.5 मिल रहा है। इसलिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, एरिथमेटिक मीन है, बट ये एरिथमेटिक मीन किसका है, फॉर द पॉसिबल वैल्यूज़। तो ये स्टूडेंट ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू के लॉजिकल टर्म्स क्या है, यहाँ पे क्या यूज़ है उसका। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल है किसके, मीन के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह वेरिएंस के बारे में भी आपने पढ़ा था, थ्योरी वही है वेरिएंस की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस अगर फाइंड आउट करने जाते हैं तो यहाँ पे देखिए वेरिएंस के लिए क्या करेंगे आप, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आएगा, फिर ये क्या आएगा आपका 3/8 आएगा, फिर ये क्या आएगा 2 6 12, फिर 3 3 फिर टोटल कर लेंगे इसका भी, देखिए 12 12 24/8 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। अगर आप वेरिएंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए आपको पता है ऐसा फॉर्मूला, कितना आया ये आपका 3 आया, और वो कितना है इसका क्या होता है, स्क्वायर, जिसको हम ऐसा भी लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। ये तो 3 आया, ये कितना है आपका 1.5 का स्क्वायर। फिर जब इसका करेंगे आप तो ये आएगा 2.25, फिर आएगा 0.75, ऐसा कुछ आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे वेरिएंस का। फिर चाहिए तो आप इससे स्टैंडर्ड डिविएशन भी ड्राइव कर सकते हैं रूट में इसका वैल्यू लेके। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखिए मान लीजिए ये लाइन है, ओके, ये लाइन में क्या है आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ आप प्लॉट कर रहे हैं, जैसे 0 हो गई, 1 हो गई, 2 है, ये 3 है। अब यहाँ पे मुझे मीन किधर मिला, मीन मेरा यहाँ है, ये लाइन मेरी मीन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो क्या है मेरा 1.5 है मीन मेरा यहाँ पे। ओके, मीन तो मिल गया मुझे, और क्या करना है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वेरिएंस क्या शो कर रहा है, तो वेरिएंस क्या शो कर रहा है कि ये मीन से अगर मैं 0.75 अबाव जाऊँ ये साइड, और 0.75 में अगर बिलो जाऊँ, तो इतनी ही रेंज में मेरा मैक्सिमम डेटा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यही वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन शो करते हैं कि डेटा कितना स्प्रेड है, मीन के साइड में डेटा कितना स्प्रेड होता है, यही क्या करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस शो करते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। ओके स्टूडेंट, देखिए कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो क्या होगी यहाँ पे 7.2 एक्सरसाइज में यूज़ होगी। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब आप कहेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, जो सर काउंटेबल है, फाइनाइट वैल्यू है, या इनफाइनाइट होंगे बट स्टिल क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। जैसे एग्जांपल आपने डिस्कस किया था हमने फर्स्ट लेक्चर में। अब कंटिन्यूस है तो ठीक है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गए। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, जो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं, यानी उनको काउंट नहीं कर सकते आप, अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट भी है। बट अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, या नंबर ऑफ कार, अगर आपके पास कितनी कार है वो भी क्या होंगे, या नंबर ऑफ चाइल्ड यू हैव, तो ये भी क्या हो जाएंगे, चिल्ड्रन जितने हैं आपके वो भी क्या हो जाएंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल। अब कंसीडर करिए अगर हम कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो क्लास में या तो मान लीजिए 30 40 50 ऐसे स्टूडेंट होंगे। यहाँ पे 50.5 तो नहीं आ सकता ना, कभी यहाँ पे केस में नहीं कर सकते ना, आप काउंट करेंगे तो ऐसा तो नहीं, किसी की हाइट अगर कम है तो आप कहेंगे नहीं 50.5 स्टूडेंट है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इसके वैल्यू पॉइंट में नहीं आने वाले, यानी यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी 1 2 30 40 ऐसा कोई भी वैल्यू मिल सकती है। बट यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो होते हैं, जैसे इसके एग्जांपल में आपने देखा होगा हाइट था, हाइट में आ रहा था, इसका एग्जांपल हाइट हो सकती है, हाइट नहीं तो क्या था, वेट भी था, ये सब था। अब हाइट या वेट की बात आप करेंगे तो हाइट पॉइंट में भी होती है, 5.7 6.2 होती है नहीं होती है। और वैसे ही वेट है, किसी का वेट मान लीजिए 50 है, बट वो वेट तो अप्रोक्सीमेट होता है ना, अगर एक्यूरेटली आप देखेंगे तो उसका वेट कुछ ऐसा हो सकता है 50.832222 ऐसे सो ऑन होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में यहाँ पे पॉइंट वाले केसेस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ता है यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में।
इसलिए हम कहते थे ये मेजरमेंट से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट वाले नंबर है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो ये डेटा के हिसाब से देखिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी 1 2 3 कोई एक नंबर होगा, ऐसी वैल्यू होगी। लेकिन कंटिन्यूअस में एक्चुअली जो वैल्यू होती है वो पॉइंट में भी हो सकती है वैल्यू, यानी बहुत सारी वैल्यू। अगर आपको क्या है 50 से 51, अगर मान लीजिए 50 से 51 की बात करेंगे डिस्क्रीट में, तो 50 में कुछ लोग होंगे, 51 में होंगे। बट अगर वही 50 से 51 कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए है तो 50.2, 50.3, 50.22 कुछ भी हो सकते हैं ना वहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे 51 के लिए भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं वहाँ पे एप्लीकेबल। तो यहाँ पे एक ग्राफ से आप रिप्रेजेंटेशन समझिए दोनों का। अगर हम यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का अगर ग्राफ बनाएंगे तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ग्राफ देखिए सबसे इजी बनता है, इजीली ऐसा ड्रॉ हो जाता है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं देखिए ऐसा, बस ऐसे ही ये जैसा आप बनाते थे बार ग्राफ हम बनाते सिंपल, वैसे ही ग्राफ है ऐसा। ये क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ग्राफ है। यहाँ पे आपका x होगा, ये क्या होगा आपका pi होगा या px होगा, प्रोबेबिलिटी। बट वहीं अगर आपको किसका ग्राफ बनाना है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का ग्राफ बनाना है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वैल्यू है। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा कर्व के फॉर्म में बनेगा आपका, ये कर्व बनेगा, कंटिन्यू कर्व बनेगा। अब ये कंटिन्यू कर्व है क्योंकि वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। जैसे लास्ट टाइम हम क्या यूज़ कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वैसे यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को आप यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे ए और बी, ये ए और बी क्या है, ये जैसे ये कर्व है। अब ये कर्व में मान लीजिए ये देखिए, अगर ये कर्व है, क्योंकि कर्व कैसा है आपका, क्योंकि वैल्यू देखिए कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, मतलब इतने इंटरवल के लिए फंक्शन आपका कुछ और हो सकता है, ये इंटरवल के लिए फंक्शन क्या होगा, चेंज हो सकता है। मतलब यहाँ पे डिफरेंट क्या होंगे आपके इंटरवल होंगे जहाँ पे फंक्शन आपका क्या होगा, चेंज हो सकता है। जैसे अगर आप बात करेंगे डिस्क्रीट की तो वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में भी मिल सकती है आपको, इजी है वो तो कैलकुलेट करना। बट अगर ये कर्व की बात करेंगे तो इंटरवल इसलिए दिए जा रहे हैं आपको क्योंकि ये इंटरवल के लिए ही वो फंक्शन होता है। अगर इंटरवल अगर आप चेंज कर रहे हैं तो मे बी फंक्शन भी क्या होगा आपका, चेंज होगा यहाँ पे। अब ये इंटरवल है ए से बी, अब आपको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। इसके किसको फाइंड करना है, एरिया को फाइंड आउट करना है। कभी भी आपको एरिया को फाइंड आउट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कभी भी हमको क्या फाइंड करना है, अगर एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है अगर आपको, तो इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, इंटीग्रेशन में आएगा अभी एफ एक्स, ऐसा वैल्यू आएगा एफ एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पे देखिए लिमिट्स है, लिमिट्स पुट करेंगे हम कि हम सिर्फ ए से बी तक का ही एरिया फाइंड कर रहे हैं, जो भी उसका क्या होगा उसके फंक्शन के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कर्व है, ये कर्व का नाम क्या है, तो ये कर्व को आप क्या कह सकते हैं, ये कर्व का नाम है प्रोबेबिलिटी कर्व, प्रोबेबिलिटी कर्व और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दोनों कह सकते हैं आप, पर नॉर्मली क्या होता है प्रोबेबिलिटी ये कर्व है। अब यहाँ पे अगर हमको देखना है कि कोई भी फंक्शन जो है एफ एक्स, जैसे वहाँ पे आप क्या यूज़ करते थे, पी एक्स पी आई यूज़ करते थे, बट कंटिन्यूअस में आपको पी एक्स पी आई नहीं, हमको एफ एक्स यूज़ करना है। यहाँ पे क्या यूज़ करना है, एफ एक्स। बाकी सब केस वैसे ही है। यहाँ पे पी डी एफ देखिए, इफ एक्स रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि 7.2 में किसकी बात चलेगी, हमेशा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात होने वाली, डिस्क्रीट भूल जाइए। इसलिए आपको एक्स को डिफाइन करना पड़ता है वेदर इट इज डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। Then fx is a probability density function if it satisfy the following condition। जैसे PMF के लिए भी देखिए कोई कंडीशन थी, वहां पे हम चेक करते थे, दो कंडीशन थी वहां पे कि 0 से 1 के बिटवीन में प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, समीशन 1 आना चाहिए आपका। तो वैसे यहाँ पे कोई भी फंक्शन PDF है या नहीं है, इसके लिए भी आपको क्या है, कोई कंडीशंस है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो फंक्शन, तो वो क्या होगा, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। जैसे कंडीशन क्या है आपकी, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो एफ एक्स है आपका फंक्शन है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स विच इज बिलोंग टू आर। आर क्या है, रेंज। ये इंटरवल भी बना सकते हैं अगर आपको आर नहीं बनाना है। आर क्या है, आपके इंटरवल है। यहाँ पे जैसे ए बी है तो आप आर लिखिए, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ए कॉमा बी। तो ये एफ एक्स ग्रेटर देन ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी फंक्शन आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए नेगेटिव, कोई भी वैल्यू
यानी a से b तक की जो भी वैल्यू होगी वहां पे आपका फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, तो सेकंड कंडीशन में हमको क्या करना है, जैसे वहां पे देखिए सम यानी ऐसा साइन यूज करते थे हम, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर आप पढ़ेंगे मैथ्स 2 में है इंटीग्रेशन का चैप्टर, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन भी, इंटीग्रेट का मतलब भी सम ही होता है इंटीग्रेशन का मीनिंग। तो यहाँ पे ये सम का हम यूज करेंगे, यानी समीशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे लिमिट क्या होगी आपकी a टू b, यानी हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर हमारा एफ एक्स डी एक्स का ये जो इंटीग्रेशन है अगर ये 1 आ गया और ये भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई आपकी हो गई तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, याद रखनी है आपको। तो यही है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे चेक वेदर इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो आपको ये दोनों कंडीशन चेक करनी है। अगर आ गया आंसर तो आप लिखेंगे एफ एक्स रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, अब आगे आप जाएंगे CDF, ये तो उसी में भी था, यहाँ पे भी है, बट ये किसके लिए है, कंटिन्यूअस के लिए है। इफ x रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और एफ एक्स क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देन CDF। अब CDF क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो CDF आप जानते हैं CDF क्या होता है, ऐसा CDF होता है आपका, CDF को कैपिटल F से भी डिनोट करते हैं यहाँ पे। ओके, अब ये क्या होगा आपका, तो ये भी होगा इंटीग्रेशन, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे देखना ज़रूरी है। तो CDF में आप करते क्या है, हम जो प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे मान लीजिए अगर Px का वैल्यू क्या आ गया आपका 1 आ गया P, तो यहाँ पे एफ भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब लिमिट आपको जो दी रहेगी आप वहाँ पे पुट करेंगे फंक्शन में। अब यहाँ पे समझना क्या है आपको, CDF में हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आपको F0 फाइंड करना है तो आप 0 तो करेंगे, उससे लेस देन जो वैल्यू वो भी कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, तो ये अगर आपको क्या है, अगर CDF फाइंड आउट करना है तो CDF में ये 1 और उससे कम जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यानी वो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा वो पूरा क्या करेगा, यहाँ पे वो फाइंड आउट करता है CDF में। यानी CDF में वो वैल्यू से पीछे तक आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे पता नहीं ये पॉइंट क्या है, मेरी लिमिट पता नहीं है, अगर मुझे लोअर लिमिट, क्योंकि ये इन्फिनिटी दिख रही है आपको, है ना, तो इन्फिनिटी ये वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं अभी के लिए, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, x है ये वैल्यू। तो यहाँ पे लोअर लिमिट जो भी होगी, जैसे यहाँ पे हमने a लिखा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, कोई ना कोई लोअर लिमिट होगी, लेकिन अपर लिमिट यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कि अपर लिमिट क्या होगी आपकी, x होगी, ऑलवेज x होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी आपकी अपर लिमिट यहाँ पे। ठीक है, अगर हमको F1 चाहिए तब जाके ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ लोअर, यानी इसमें अपर लिमिट का आपको कोई काम नहीं है। लोअर लिमिट से आपको आइदर अगर x नहीं गिवन है तो x ही लिखेंगे, अगर x का वैल्यू दिया है तो वो उसमें पुट कर देंगे आप, तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये है। और एक बात ये जानना आपके लिए ज़रूरी, ये क्या है, इंटरवल है यहाँ पे कुछ, यानी x क्या है आपका a से b के क्या है, बिटवीन में x है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का भी केस यूज़ कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं आप, दोनों केस एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे समझना क्या है आपको, ठीक है, x का वैल्यू क्या है, a से b के क्या है, बिटवीन में आपका x है यहाँ पे। अब ये F1 हो गया। इसी तरह से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ऑलवेज जो fx है आपका, fx आपका हो जाएगा 0। कब 0 होगा, जब लिमिट क्या होगी, इफ लिमिट इज लेस देन 1, यानी लिमिट क्या होगी, अगर 1 से लेस होगी, लेस देन 1 यानी लेस देन a, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको आपके x का जो वैल्यू है वो हमेशा अगर लेस देन a है, x का वैल्यू, ये जो x है आपका, ठीक है, इसका जो भी वैल्यू अगर लेस देन है, a से कम पीछे जा रहे हैं हम, ये इतना ही फाइंड आउट करें ना, अगर हम a से भी पीछे जा रहे हैं आप, लोअर लिमिट से भी अपने, तो वहाँ पे fx ऑलवेज क्या होगा आपका 0 होगा। और fx
आपका क्या होगा 1 होगा। ये कब होगा, जब x का वैल्यू आपका क्या होगा इक्विवेलेंट टू b होगा या b से ग्रेटर होगा, तब जाके वहाँ पे जो fx है आपका ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। जैसे समझ सकते हैं आप यहाँ पे यही केस ले लीजिए, a है ये b है, ठीक है, a b की जगह कोई नंबर भी आप ले सकते हैं, कंसीडर कर लीजिए। चलिए ये मेरा क्या है यहाँ पे 1 है, ये मेरा क्या है 4 है। अब मुझे अगर f5 फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है f5, क्योंकि f5 तो मेरे एरिया में नहीं आ रहा। ये जो वैल्यू है ये आपके अपर लिमिट से भी ग्रेटर है। अगर वैल्यू अपर लिमिट से ग्रेटर है तो वहाँ पे fx का डायरेक्टली वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर आप 1 से पीछे जा रहे हैं आपकी लिमिट से, लोअर लिमिट से भी पीछे जाएंगे, 0 लिख देते हैं अगर आप, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या पुट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये केस है, ये समझना आपके लिए क्या है ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे fx की ये 2 वैल्यू। एक और है fx के लिए एक और केस, जैसे देखिए अगर प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है 1 से 2 के क्या है बिटवीन में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे आप x का वैल्यू 1 से 2 के बिटवीन में है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे f2 माइनस f1। ऐसा क्यों लिखेंगे, अगर देखिए हम 2 की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, तो f2 का मतलब क्या होता है कि लोअर लिमिट से पूरा 2 तक का वो एरिया क्या कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है। f1 का मीनिंग क्या है कि वो लोअर लिमिट से 1 तक का एरिया क्या कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते तो आपको क्या मिलेगी, लिमिट 1 से कहाँ तक की लिमिट मिलेगी, 2 तक की लिमिट मिलेगी। तो अगर ऐसा केस होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, f2 माइनस f1। नेसेसरी नहीं है ऐसा हो, मान लीजिए इक्विवेलेंट केस भी आ गया, अगर आपका ऐसा इक्विवेलेंट केस आ गया आपका, तो इक्विवेलेंट केस में भी यही होगा। कहीं एक साइड इक्वल, अगर इस पे इक्वल है तो भी यही होगा, इस पे इक्वल है तो भी क्या होगा, यही होने वाला है। आपका क्या करना है, आपको f2 माइनस f1 यहाँ पे करना है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड गेन एंड वेरिएंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस जो डेफिनेशन हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पढ़ी थी वही सिमिलर डेफिनेशन है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा। आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस, यानी x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब अगर x आपका क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो वहां पे ex समझते हैं आप, एक्सपेक्टेशन इक्वल टू मीन, मीन भी है इसका नाम, आप तो समझ ही गए होंगे अभी, मीन एक्सपेक्टेशन ex। वहां पे आप क्या यूज करते थे, इसका यूज करते थे, लेकिन हमने क्या सीखा यहाँ पे, कंटिन्यूअस में सम को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा आपका, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे x, वहां पे क्या आता था, p आता था ना आपका, जैसे देखिए ऐसा फॉर्मूला था xi pi, बट यहाँ पे हमने क्या सीखा, xi तो xi रहेगा, ठीक है x ही लिख लेते हैं, लेकिन pi आपका क्या है यहाँ पे, वो क्या था, pmf था, ये क्या है, pdf है। ओके, कंटिन्यूअस के लिए आपको pdf यानी fx का यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब टेबल भी बनाएंगे कभी, मान लीजिए अगर, तो वहाँ पे x और किसका टेबल बनाएंगे, fx का यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x fx। अब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन के लिए dx तो लेना ही पड़ेगा आपको। ओके, x इंटू एफ एक्स, और लिमिट भी होगी, लिमिट क्या होगी, a टू b होगी आपकी यहाँ पे लिमिट। ओके, अब यहाँ पे ये होगी आपकी किसके बारे में बात, एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में। डेफिनेशन तो आपने देखा था लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एरिथमेटिक मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू, वही सेम कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं, बस यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि हमने समीशन को यहाँ पे इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पीएमएफ की जगह पीडीएफ का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे एक्सपेक्टेड गेन जो है आपका एक्स का स्क्वायर, उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे यहाँ पे। उसके फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ये एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा। तो यहाँ पे ये ए बी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, ओके, ये आ जाएगा अपना यहाँ पे। अब वेरिएंस की बात करेंगे तो वेरिएंस तो वही है, अलग थोड़ी ना है वेरिएंस, वेरिएंस तो सेम वेरिएंस का फॉर्मूला है। वेरिएंस क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं कि सबसे पहले लिखिए एक्सपेक्टेड गेन को, लिख लिया, लिखने के बाद क्या करना है आपको,
यहाँ पे स्क्वायर करना है, किसका, एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड गेन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, ओके। तो ये क्या है आपका वेरिएंस। वैसे तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज में आपको यूज होगा, लास्ट के क्वेश्चन में एक दो बार आएंगे ये, तो ये याद रखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं इन सब टर्म्स को। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन आने वाला है। अब कुछ बच्चे डरे, अरे इंटीग्रेशन तो अपने को आता नहीं, क्या करेंगे अपन। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट, आपको यहाँ पे सब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं यूज होने वाले। आपको मेजोरिटी 3-4 ही टाइप के इंटीग्रेशन के जो इंटीग्रल के फॉर्मूले होते हैं, वही कंसेप्ट है, वही यूज होने वाले। जैसे देखिए x⁻n सबसे ज्यादा यूज होता है, x⁻n यूज होता है यहाँ पे। जैसे x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये है c, क्यों लिख रहे हैं आप यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, इनडेफिनाइट है। अगर यहाँ पे हमने लिमिट पुट किया तो ये c लिखने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। अब यहाँ पे इसका और क्या फॉर्मूला है आपका, अगर देखिए, अगर ऐसा आ गया 1/x आ गया, तो 1/x का क्या आएगा यहाँ पे, log x होता है इंटीग्रेशन। एक और बात याद रखिए, ठीक है, sin x मिल गया अगर आपको कभी, तो sin x का क्या होगा, माइनस cos x होगा sin x का। और कुछ, तो यहाँ पे देखिए अब रूट में चलते चलिए, मान लीजिए 1/√x मिल गया आपको, तो 1/√x क्या होगा, तो ये होगा आपका 2√x। और क्या है, कभी देखिए dx आएगा, तो dx का क्या आएगा, x। अब यहाँ पे चलिए मान लीजिए आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर था। तो डिफरेंशिएशन का अगर आप जस्ट अपोजिट करेंगे तो वही यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं। जैसे देखिए हम क्या करते थे वहां पे, जैसे वहां पे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था आपका, sin x होता था। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये है cos x, ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आंसर क्या आता था, माइनस sin x आता था आपका, ऐसा आता था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, dx को वहां लेके जाएंगे, ठीक है, dx को यहाँ पे मान लीजिए ऐसा बचा, अभी ये माइनस है, ये d को जब आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन, और ये माइनस साइन किधर आएगी आपकी, यहाँ आ जाएगी। तो यही है, ये डेरिवेटिव का अपोजिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन मिलेगा। जैसे x का डिफरेंशिएशन dx होता था, तो dx x का डेरिवेटिव क्या होता था आपका, dx होता था, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा यहाँ पे। वैसे ये सब भी है, ये सब भी किससे ड्राइव आप कर सकते हैं। जैसे देखिए log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा यहाँ पे। उसी तरह ये भी है, ये भी कंसेप्ट वहीं से आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपको एक और चीज बताते, चलिए xn कैसे ड्राइव कर सकते हैं आप डेरिवेटिव से। तो डेरिवेटिव पे जाते चलिए, डेरिवेटिव क्या होता है, x⁻n का, x⁻n का क्या होता है, n(x(n-1) ऐसा होता है। अब इसी से मैं देखिए कैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम देखिए कैसे ड्राइव कर सकते हैं। इसी से ड्राइव करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले dx को वहां लेके जाइए, dx यहाँ आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका dx, ओके। ये जो n है मल्टीप्लाई में किधर लाएंगे आप, यहाँ पे डिवाइड में, ये आ गया मान लीजिए, चलिए ठीक है। अब ये d को रिमूव करेंगे तो रिमूव करने पे क्या लगेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, आ गया इंटीग्रेशन। लेकिन हमको अब इंटीग्रेशन किसका चाहिए, x⁻n का चाहिए, n-1 का नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां n होगा n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, n+1 पुट करेंगे, ताकि ये +1 -1 क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। अगर यहाँ पे n के प्लेस पे n+1 पुट करोगे तो यहाँ पे भी, इन दोनों पे भी n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, n+1 पुट करना पड़ेगा आपको, n+1, ये भी क्या होगा, n+1। यहाँ पे भी देखिए जब ऐसा होगा n+1 -1 तो ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा, सिर्फ आपका n बचेगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, x⁻n का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। वैसे आप ये सब भी, मतलब क्या है, मेजॉरिटी आप देखेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव से ही आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। बस अपोजिट है, यहाँ पे समझना है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब चलिए मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी।
स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीडीएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। यानी यहाँ पे हमको क्या करना है, पीडीएफ फाइंड आउट। याद रखिए क्या करना है, पीडीएफ को फाइंड आउट करना है। पीडीएफ को सुनते साथ ही उसकी कंडीशन याद करिए। क्या थी कंडीशन, fx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x विच इज बिलोंग्स टू योर इंटरवल विच इज नथिंग बट a कामा b। सेकेंड कंडीशन क्या थी आपकी, तो सेकेंड कंडीशन क्या है पीडीएफ के लिए, तो सेकेंड कंडीशन क्या है, जो इंटीग्रेशन है fx dx इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है, सब पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा पीडीएफ है या नहीं है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना नेसेसरी है आपका यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक हुआ एक नहीं हुआ तो चल नहीं ना ही चालल, ठीक है, दोनों होना चाहिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है आपके पास, पहली वाली कंडीशन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारा लिखेंगे फॉर अ पीडीएफ fx इज ग्रेटर देन 0। देखिए 0 है यहाँ पे, अगर मान लीजिए 0 रखते हैं साइन 0 आएगा, π/2 रखेंगे तो π/2 आएगा, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन π/2 पे 1 होता है। यानी यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका 0 से 1 के बिटवीन में ही रहेगा, यानी कभी भी वैल्यू नेगेटिव जाने वाला नहीं। अगर ये पाई होता तो नेगेटिव हो सकता था वहां पे, बट ये पाई नहीं है, π/2 है, तो इसीलिए ऑलवेज हमारा फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, या तो 0 होगा। देखिए इक्वल भी यूज करना है, इसलिए इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या है 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x विच इज बिलोंग्स टू इंटरवल। इंटरवल क्या है 0 कामा π/2। देखिए इंटरवल में एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए, इंटरवल में ब्रैकेट देखिए, अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है, क्या है आपके इक्विवेलेंट है, तो आपको यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज करनी है। यहाँ पे ऐसा है, मतलब इन दोनों को इंक्लूड कर रहा है ये वैल्यू, तो इसके लिए क्लोज ब्रैकेट आएगी। अगर मान लीजिए कहीं इक्विवेलेंट नहीं रहा तो ऐसा ओपन ब्रैकेट हम यूज करेंगे, अभी आएगा वो आगे केस, वहां पे देखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे आप, क्लोज ब्रैकेट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि fx dx का इंटीग्रेशन करके देखना है कितना आता है वैल्यू। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन पे मूव करते हैं। a से b नहीं, a से b की जगह क्या आना चाहिए, 0 से π/2। फंक्शन क्या है आपका, साइन x dx। अब साइन x के बारे में तो आप जानते हैं कि साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस कॉस x होगा, अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिमिट रखनी पड़ेगी। लिमिट क्या है, 0 से π/2 आपकी लिमिट है। पुट करेंगे हम यहाँ पे लिमिट माइनस कॉस π/2। देखिए ये सिमिलर लिखना है, x के प्लेस पे π/2 आएगा, देन फिर एक क्या आएगा आपका माइनस, नेक्स्ट टाइम x की जगह क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि cos की π/2 पे वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, और 0 पे कितना आता है, cos 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा, 1। अब आंसर अगर इक्वल टू 1 आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आएगा 0 + 1 आएगा ही, वैसे 1 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारा जो ये इंटीग्रेशन है a से b fx dx इक्वल टू 1 है, तो लिखेंगे देयरफॉर fx इज अ pdf ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके, ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट अंडरस्टैंड किया आपने, ये दो है कंडीशन जिसको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है आपको। हमने यहाँ पे यूज किया, फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई है, सेकंड भी सेटिस्फाई है, इसलिए fx क्या है यहाँ पे, पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिमिलर है क्वेश्चन, यहाँ पे भी वही दोनों क्या करेंगे आप, वैल्यू रख के चेक करेंगे कि ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है डेंसिटी फंक्शन को। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, fx इज इक्वल टू x
और 2 माइनस एक्स, ऐसे दो डिफरेंट फंक्शन है यहाँ पे। एक फंक्शन 0 से 1 के लिए है, नेक्स्ट वाला 1 से 2 के लिए है आपके वहाँ पे। तो ये जो 0 से 1 के लिए है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर अ पीडीएफ के लिए। ओके, अब स्टार्ट, पहला कंडीशन तो देखिए सेटिस्फाई होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ तो 2 माइनस 1 1 आएगा, 2 माइनस 2 0 आएगा, यानी वैल्यू नेगेटिव आ रहा नहीं। यहाँ पे देखिए 0 और 1, यानी आपका यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव कहीं पे भी आ रहा नहीं है। अगर वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रहा है तो फिर आगे बढ़िए, आगे वाले स्टेप करिए नेगेटिव। तो आप लिखेंगे कि एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x विच इज बिलोंग्स टू इंटरवल 0,2 लिख दीजिए तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों x के लिए है ना। अब यहाँ पे देखिए, लिखते टाइम देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इक्वल है इसलिए ये ब्रैकेट का यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं तो ओपन ब्रैकेट का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा केस है यहाँ पे, यही समझना है आपको। ये इनइक्वालिटीज़ एक चैप्टर भी है आपका मैथ्स 1 में, पढ़ा होगा आपने 11th में, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में, कि ये ओपन ब्रैकेट जब इक्वल का साइन नहीं तो ओपन ब्रैकेट, जहाँ इक्वल रहेगा वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आता है। तो पहला कंडीशन तो हो गया सेटिस्फाई। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या देखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स देखना है हमको कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट में हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक 0 से 1 के लिए करेंगे, एक 1 से 2 के लिए हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले 0 से 1 के लिए, क्योंकि फंक्शन अलग अलग है ना आपके। 0 से 1 के लिए देखिए फंक्शन क्या है, x है, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे 1 से 2 के लिए आपका क्या फंक्शन है, 2 माइनस एक्स है। ऐसा करना है आपको दो, ये इसका भी इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, फिर देखना है क्या आंसर आता है आपका इसके बाद में। जैसे देखिए x की बात करेंगे, x के पावर पे कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं तो क्या है, x के पावर पे 1 है, 1 है तो यहाँ पे देखिए x रेज़ टू n का यूज होगा फॉर्मूला। x रेज़ टू n क्या कहता है, n+1 अपॉन n+1, अभी देखा था आपने, ये यूज होगा। अब मान लीजिए अगर 1 है, n का वैल्यू 1 है तो 1+1 कितना आएगा, ये भी क्या आएगा, ऐसा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वही करेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन 2/2, जो भी पावर होगा वही नीचे, देखिए पावर पे भी n+1, नीचे भी क्या है, अपॉन में n+1 है। अब मान लीजिए अगर ये 2 होगा तो 2+1 यानी 3 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 3 आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में। बट यहाँ पे आप हमको क्या करना है, इसके लिए लिमिट पुट करनी है। इसकी लिमिट क्या है, 0 से 1 है, प्लस अब वो पार्ट का कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए dx इसके साथ भी है इसके साथ भी है, आप चाहिए तो dx को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है 2dx माइनस x dx, ऐसा भी कर सकते हैं करना चाहे तो, दोनों के साथ dx है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, चलिए मान लीजिए हमने अंदर ले लिया dx को, तो 2 का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट है, dx का होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा x का होगा इंटीग्रेशन, x dx आएगा। देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे नहीं हो रहा था, ये चाहिए तो पुट कर लीजिए या वेट करिए उसके होने के बाद में एक साथ पुट करिए, या करना है तो करिए। देखिए 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, माइनस 0 का स्क्वायर, ये 0 ही आएगा और क्या होता है वो, ऐसा आएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे आप, या ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉप करिए, एक साथ क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में आप पुट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं वैसे ही नेक्स्ट वाले स्टेप में पुट कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे ही लिख लिया आपने 0 से 1। चलिए ये 2 वैसे ही, dx का देखिए अभी बताया गया था आपको, dx का क्या होता है, x होता है, याद आया, फिर माइनस x का क्या होगा, देखिए यही तो था, x का पावर है ना 1 है ना, 1 एक पावर बढ़ जाएगा, 2/2 आएगा। अब देखिए मर्जी आपकी, चाहे तो आप इन दोनों पे अलग अलग लिमिट पुट करिए या पूरे को एक साथ लिमिट पुट करिए, ये आपकी मर्जी, कैसे भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे हम, सबसे पहले अपर लिमिट आएगी आपकी 1 रखेंगे, x के प्लेस पे 1 आएगा तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 2, फिर 0 आएगा, यानी ये सॉल्व हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट करते हैं। देखिए 2
सबसे पहले x की जगह क्या आएगा आपका 2 आएगा, माइनस अपर लिमिट रखा माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे भी वही करना है आपको, अपर लिमिट 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर अपान 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 0 आएगा, 0 को तो रिमूव करिए, चलिए फिर यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना आएगा आपको 1 आएगा, ये कितना हो जाएगा 4/2 आएगा, और ये कितना आएगा 1/2 आएगा आपका। अब ये हाफ, ये 2 1 ज़ा 2, ये तो माइनस करिए, कितना बचेगा यहाँ पे 3/2 बचेगा आपका। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों टर्म देखिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये 2 को, ये देखिए 1 माइनस 3/2, देखिए आंसर, देखिए 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, डिनोमिनेटर सेम है, कितनी बार लिखेंगे आप, एक बार लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 3 ऐसा आएगा, अब इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो कितना बचेगा 1, कितना आएगा हमारा आंसर 1 आ गया। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू 1, देयरफॉर fx इज अ PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ऐसा भी लिख सकते हैं आगे आप, ठीक है। तो ये मिल गया आपको, ऐसा है ये, इसमें ऐसा केस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट फंक्शन है और 2 डिफरेंट इंटरवल है फंक्शन के लिए। अब यहाँ पे थर्ड केस देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड वाला क्या है, fx इज इक्वल टू 2, 0 से 1 आपकी क्या है लिमिट है। तो हम फर्स्ट कंडीशन तो देखें, यहाँ पे x है ही नहीं, x नहीं है यहाँ पे, मतलब अगर आपने यहाँ पे 0 रख लिया, चलिए क्या रखा 0 रखा, 0 रखेंगे किधर, कहीं नहीं रख सकते आप क्योंकि x तो है ही नहीं, 1 भी नहीं रख सकते हम यहाँ पे, यानी हमारा यहाँ पे जो fx है वो ऑलवेज क्या होने वाला है, ये इंटरवल्स के लिए 2 ही आएगा, यानी पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी फर्स्ट कंडीशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है आपकी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर अ PDF, ये सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फॉर अ PDF। अब PDF के लिए क्या है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x विच इज़ नथिंग बिलोंग्स टू 0, 1। देखिए क्लोज इंटरवल, क्योंकि दोनों क्या है इक्विवेलेंट है, तो क्लोज इंटरवल का क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आगे क्या करेंगे इसके बाद, तो इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है आपको। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे ये ले लेंगे कि हमारा fx dx देखेंगे क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी 0 से 1 रखिए, फंक्शन क्या है आपका 2 है फंक्शन, बट 2 तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन होने वाला नहीं, तो 2 आउटसाइड आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन किसका होगा dx का, और dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना आएगा, dx का इंटीग्रेशन x आएगा, और जब x पे हम वैल्यूज़ रखेंगे, हमारी क्या वैल्यूज़ है हमारी, देखिए 2x पे एक बार क्या रखेंगे, फर्स्ट टाइम 1 रखेंगे, 1 माइनस क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या आया 1, 2 1 ज़ा 2, यानी आपकी ये कंडीशन देखिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 1 आ रहा नहीं है। तो यहाँ पे आप रीज़न लिख लेंगे, देयरफॉर लिख देंगे सिंस fx dx इंटीग्रेशन 1/2 ना, ओके 0 से 1 not equal to 1, therefore fx is not a PDF of random variable. Okay, move to next question. Question number 2, the following is the PDF of the random variable. यानी ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है यहाँ पे PDF में है, यहाँ पे आपको fx गिवन है x/8, लिमिट्स गिवन है 0 to 4, मतलब ये आपकी a और b का वैल्यू है यहाँ पे। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो यहाँ पे 3 थिंग्स आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एक ऐसी लाइन बनाएंगे, ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है आपकी, तो देखिए 0 से हम 4 तक की एक लाइन बना लेंगे, ये 0 आ गया आपका, ये क्या हो गया 4। अब यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, जैसे हमको क्या क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 1.5 जो है क्वेश्चन में, फिर आपको कहीं 1 आ रहा है,
चलिए ये 1 ले लिया आपने, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, है ना। यहाँ पे चलिए 1.5 भी ले लेते हैं, ये 1.5 हो गया हमारा। ओके, अब यहाँ पे देखिए p लेस देन 1.5, यानी p क्या है 1.5 से कम है। 1.5 से जब कम है तो आप पीछे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे आप, तो हम 0 तक जाएंगे, यानी हमारी लिमिट क्या रहेगी 0 से 1.5 रहेगी ये केस में। देखिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में ही फाइंड आउट करना है आपको। जैसे a का केस ले लेते हैं हम, यहाँ पे सॉल्यूशन a का करें अगर a के लिए, तो a का केस क्या है p x लेस देन 1.5, तो यहाँ पे वैसे ही फॉर्म है, अलग नहीं है, हमको वैसे ही करना है, इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे हम, इंटीग्रेशन fx dx, यहाँ पे हमारी लिमिट आएगी a से b, ठीक है, कुछ भी रहे ऐसा, यही है। अब a भी तो आपको पता है, a भी तो हमारा है, कहाँ से कहाँ तक a भी है, ये मत लीजिएगा, ऐसा नहीं, आपको क्या चाहिए 1.5 से लेस, तो 1.5 से लेस यानी 0 से कहाँ तक जाना है 1 यानी इतने ही इंटरवल के लिए फाइंड आउट करना है यहाँ पे। fx आपका क्या है, तो fx देखिए सबके लिए सेम रहता है, fx कितना है हमारा x/8 है, ठीक है, ये हमारा fx हो गया dx। अब आगे स्टार्ट करते हैं सम, बहुत इजी सम। 1/8 क्या है आपका कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन होने वाला नहीं, तो 1/8 को आउटसाइड ले लीजिए इंटीग्रेशन से, क्या बचा 0 से 1.5 x dx। x का इंटीग्रेशन तो जानते हैं आप, क्या होगा x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 है, फिर से x रेज़ टू n का याद करिए, n+1 अपॉन n+1 यानी 1+1, यानी ये 1+1 आएगा ऐसा, और नीचे भी क्या आएगा 1+1, ये 1+1 को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं 2, इसको भी क्या लिखेंगे 2। फिर यहाँ पे आपको क्या है कुछ वैल्यूज़ है पुट करना है, लिमिट क्या होगी 0 से, ये लिमिट पुट करना है, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे लोअर और अपर लिमिट कितना है, देखिए 2 को भी चाहिए तो आप आउटसाइड ले सकते हैं, यहाँ पे ले लीजिए, लिमिट किधर पुट करिए, सिर्फ x के पार्ट पे आपकी क्या करिए लिमिट पुट होगा, यहाँ पे ये 16 लिमिट पुट करेंगे, क्या क्या लिमिट है देखिए, x² x की जगह क्या आएगा 1.5 का स्क्वायर, माइनस फिर x की जगह 0 आएगा, 0 का स्क्वायर, अब कितना आएगा बताइए, ये 1/16, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 2.25 ऐसा कुछ आएगा, ये तो 0 आएगा, 0 आएगा तो मत लिखिए, इतना ही बचता है आपका, मतलब यहाँ पे ये इतना ही टर्म बचेगा, बीच में मल्टीप्लाई है। अब चाहिए तो यहाँ पे पॉइंट इंक्रीज़ करके इसको कैंसिल भी कर सकते हैं आप, आगे चाहिए तो जैसे यहाँ पे 2 to 5 कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ाना पड़ेगा 2 0 आपको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। फिर आप कट कर लीजिए सिंपली, किससे कट करेंगे हम, तो आप 5 से कट कर लीजिए, 5 का टेबल पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाएगा आपका इजीली। ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसी को सिंप्लीफाई और करना है तो और कर लीजिए, 2 to 5 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 100, 25 का ही टेबल ले लेते हैं ना स्टूडेंट, 25 ले लेते, देखिए 25 9 जा 25 4 जा, ये 9 16 4 जा 64, ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, ऐसे भी चलेगा, कोई भी लिख लीजिए, 2.25 अपॉन 16 लिखिए तो भी चलेगा। अब आगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन का बी पार्ट पे जाते हैं। बी पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है 1 से लेके कहाँ तक 2 तक के लिए, ठीक है। अब 1 से 2 यानी आपको इंटीग्रेशन की लिमिट पता होनी चाहिए, लिमिट 1 से 2 तक है, मतलब इतने ही पार्ट में आपको फंक्शन पता करना है कि फंक्शन कितनी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। अब यहाँ पे वही fx dx लेना है आपको फिर से। अब fx dx का तो वैल्यू आप समझ गए कितना है, यही देखिए सेम फंक्शन है, यही सब सेम होगा, तो हम पहले ही क्या करते हैं 1/8 को आउटसाइड ले लेते हैं, क्योंकि आगे जाके भी आपको लेना पड़ेगा ही बाद में भी। फिर यहाँ पे आपका क्या बचेगा x, फिर सिमिलर केस है, ये हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x का क्या आएगा इंटीग्रेशन, x² अपॉन 2 आएगा।
फिर 2 भी आउटसाइड आ जाएगा। जब 2 आउटसाइड आएगा तो मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/16। फिर यहाँ पे वही क्या बचा हमारा x², वहाँ पे आपको लिमिट आपकी पुट करनी है। तो ये 1/16 x² पे लिमिट रखना है। क्या रखेंगे पहले 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट टाइम 1 का स्क्वायर, ये रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/16, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और इसका 1, तो 4 - 1 कितने आले 3 आले, तो 3/16 बचेगा आपका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, तो P देखिए सी पार्ट देख लीजिए क्वेश्चन का क्या है, P x ग्रेटर देन 2। अगर x ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 का मतलब हमको कहाँ जाना है, 2 से कहाँ तक जाएंगे हम, लास्ट क्या है 4 तक है ना, यानी हमारी लिमिट क्या होगी 2 से 4 fx dx। फिर से सेम ही है, फंक्शन तो सब सेम ही आएगा आपका। फिर से हम वही करेंगे कि 1/8 क्या आ गया हमारा, आउटसाइड आ गया, यानी आपका इंटीग्रेशन अब किसके लिए बचा, x dx के लिए बचा हमारा पार्ट। अब फिर 1/8 वैसे ही होगा, फिर x का वही x²/2, क्योंकि फंक्शन तो सबके लिए सेम ही है ना हमारा। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितने बन जाएंगे 1/16, और x² पे आपको लिमिट क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। फिर एक टाइम 4 रखना है आपको, एक टाइम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमेशा कभी भी अपर लिमिट रखने के बाद माइनस, उसके बाद क्या आएगी आपकी लोअर लिमिट आएगी। तो ये 1/16 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, देखिए 16 - 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, वहाँ पे 12 बचेगा। कैंसिल कर सकते हैं, 4 का टेबल पढ़ सकते हैं आप चाहे तो, 4 4z 4 3z ऐसा पढ़ सकते हैं। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपका 3/4 आ रहा है स्टूडेंट। तो ये मिल गए आपको, तीनों के आंसर मिल गए, इसका भी मिल गया, इसका भी, इसका भी। तो यही था क्वेश्चन नंबर 2। देखिए काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट, बस यहाँ पे आपकी ओवरऑल रेंज सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए। जैसे यहाँ केस में 0 से 4 तक है, फिर वहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन है, जैसे लेस देन 1.5 तो यानी लोअर लिमिट से 1.5 तक है। यहाँ तो दिया है कि x 1 और 2 के बिटवीन में है, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो ग्रेटर देन 2 यानी 2 से आगे जाएंगे कहाँ तक जा सकते हैं, 4 तक जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये 0 से 4 के लिए ही है। तो ये फाइनल आंसर है आपके, काफ़ी इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं, बस इंटीग्रेशन आपको याद रखना x⁻n के लिए जो था।